हेलो बच्चों, एसआरएस स्टडी पॉइंट के प्लेटफॉर्म में आप सभी बच्चों का मैं डॉक्टर मयंक मिश्रा हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के पॉलन ग्रेन्स के बारे में बच्चों यहां डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि आप जानते हो कि एंथर का जब डिसेंस होता है बच्चों, तो एंथर का डिसेंस होगा तो क्या निकलेगा, पॉलन ग्रेन्स बच्चों बाहर चले आते हैं। तो पॉलन ग्रेन्स क्या होता है, इस पर अब हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे और फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर उसके बारे में भी यहां पर डिस्कस करेंगे। तो यहां पर बच्चों पॉलन ग्रेन्स, एक्चुअली पॉलन ग्रेन क्या होता है, पॉलन ग्रेन मेल गैमेटोफाइट को बच्चों बोला जाता है। और मेल गैमेटोफाइट एक्चुअली क्या होता है, मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन होता है और इसके स्ट्रक्चर्स को यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं। ये देखिए, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कुछ स्ट्रक्चर इस तरह का होता है, कुछ इस तरह का होता है बच्चों, इस तरह का भी होता है, ये इस शेप में, इस शेप में, इस शेप में। तो डिफरेंट इस शेप पॉलन ग्रेन से डिफरेंट स्पीसीज के यहाँ पर बच्चों देखने को हम यहाँ पर देखने को मिल रही है। आगे की स्लाइड में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि पॉलन ग्रेन एक्चुअली होता क्या है। तो पॉलन ग्रेन जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि ये मेल गैमेटोफाइट होती है और इसका जो बच्चों शेप होता है, आप देखो इसका जो शेप होता है वो कैसे होता है बच्चों, स्फेरिकल होता है, स्फेरिकल होता है। और इसकी जो डायमीटर होती है वो लगभग 2 to 95 माइक्रोमीटर इसकी बच्चों डायमीटर होती है, चौड़ाई होती है। और एक्चुअली आप इस स्ट्रक्चर को अगर लोग देखें तो ये जो पॉलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है बच्चों, इसमें 2 लेयर्ड की वाल देखने को मिल रही है। ये देखिए, ये आउटर लेयर है, ये आउटर लेयर होगी और इसके अंदर इनर लेयर हो जाती है बच्चों। तो जो ये आउटर लेयर होती है उस आउटर लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्साइन बोलते हैं। और जो इनर लेयर होती है बच्चों उसे क्या बोलते हैं, एंटाइन बोला जाता है। अब देखिए, आउटर लेयर के बीच बीच में बच्चों कुछ पोर्स होते हैं, छिद्र होते हैं। तो इन जो छिद्रों को हम लोग क्या बोलते हैं, जर्म पोर बोलते हैं, जर्म पोर बोला जाता है। अब आप देखिए, अब एक्साइन के बारे में हम लोग यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो बच्चों ये जो एक्साइन होती है, एक्साइन क्या है, आउटर लेयर होती है। ये किससे मिलके बनी होती है बच्चों, तो एक्साइन जो होती है ये बनी होती है स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है, स्पोरोपोलेनिन की बनी होती है। और ये क्या है, एक रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है बच्चों, रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल होता है। अब आप देखिए, अब इसका वर्क क्या होता है एक्साइन का। तो एक्साइन एक्चुअली क्या करती है बच्चों, ये टेम्परेचर को मेंटेन करती है, यानी किसी तरह से टेम्परेचर का जो इफेक्ट होता है वो पॉलन ग्रेन्स के अंदर नहीं होता है। और साथ ही साथ ये स्ट्रांग एसिड या एल्कलाइन से भी प्रोटेक्शन देने का काम करती है, किसके, इनर स्ट्रक्चर पॉलन ग्रेन्स को। आप देखिए, इसके बाद कोई भी एंजाइम, बच्चों ध्यान दीजिएगा कि कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलेनिन की वजह से इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को डिग्रेड नहीं कर सकते, किसी तरह का कोई इफेक्ट इस पे नहीं डाल सकते हैं बच्चों। और फिर देखिए, एक्साइन के पोर में यहां पर देखिए जो जर्म पोर पाई जाती है, ये इस जो छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं वो किसकी लेयर में होते हैं बच्चों, एक्साइन की लेयर में पाए जाते हैं। आगे के देखिए, हम लोग ये देखेंगे कि अब आप देखिए, एक्साइन का हम लोगों ने स्टडी कर लिया बच्चों। अब एक्साइन के बाद दूसरा नाम क्या आता है, इंटाइन आता है। तो इंटाइन जो होता है ये इनर स्ट्रक्चर है,
ये क्या है बच्चों, इनर स्ट्रक्चर होती है किसकी, पॉलन ग्रेन की। साथ ही साथ इनर स्ट्रक्चर है इंटाइन, इसकी लेयर कैसी होती है बच्चों, तो इसकी जो लेयर होती है वो कैसी होती है, थिन होती है, यानी कि पतली होती है। और ये जो लेयर होती है ये किसकी बनी होती है बच्चों, सेलुलोज की और पेक्टिन की बनी होती है। सेलुलोज और पेक्टिन की इंटाइन लेयर बनी होती है। सब लोग ध्यान से सुनिए कि इंटाइन की जो लेयर होती है किसकी बनी होती है, सेलुलोज और पेक्टिन की बनी होती है। और इसके अलावा इसमें साइटोप्लाज्म होते हैं जो कि क्या करते हैं, पॉलन ग्रेन को चारों तरफ से क्या करते हैं बच्चों, घेरे रहते हैं। कौन, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म। आइए अब हम लोग बात करेंगे कि जो पॉलन ग्रेन में जो सेल्स होती है वो कितने टाइप्स की होती है। तो पॉलन ग्रेन में जो बच्चों सेल होती है उसमें दो सेल होती है। पहली सेल वेजिटेटिव सेल कहलाती है और दूसरी सेल जनरेटिव सेल कहलाती है। देखिए आप, ये वेजिटेटिव सेल हो गई, ये आपकी जनरेटिव सेल हो गई। तो क्या होता है कि जब पॉलन ग्रेन बच्चों मैच्योर हो जाती है तो मैच्योर होने के बाद इसमें दो टाइप्स के सेल जनरेट होते हैं। पहला सेल कहलाती है वेजिटेटिव सेल और दूसरी क्या कहलाती है, जनरेटिव सेल कहलाती है। तो वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल की अगर हम लोग स्ट्रक्चर के बारे में यहाँ डिस्कस करें, इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर देखें तो ये देखेंगे कि वेजिटेटिव जो सेल होती है बिगर होती है और इसमें फूड रिजर्व पर्याप्त मात्रा में होता है। वेजिटेटिव सेल में जो फूड का जो भंडारण होता है बच्चों वो पर्याप्त मात्रा में होता है। और इसमें ये जो न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है, ये न्यूक्लियस बच्चों कैसे होता है, इरेगुलर होता है, अनियमित होता है। लेकिन अब आप जनरेटिव सेल की बात करिए तो जनरेटिव सेल एक्चुअली क्या होता है, छोटा होता है कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल, कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल। और इसमें बच्चों क्या होता है, ये स्पिंडल शेप्ड होता है और इसमें साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस दोनों होते हैं। और साइटोप्लाज्म बच्चों क्या होता है, डेंस होता है, यानी कि काफी घना होता है। अब देखिए यहां पर कि अब ये जो जनरेटिव सेल है ना बच्चों, जनरेटिव सेल जो है ये माइटोटिकली डिवाइड होकर के दो मेल गैमेटोफाइट का बच्चों पॉलन ग्रेन्स के पहले देता है और बाद में बच्चों ये 3 सेल स्टेज में सेट हो जाता है। ये किसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है बच्चों, जनरेटिव सेल की कैरेक्टरिस्टिक होती है। और याद रखिए एंजियोस्पर्म का लगभग 60% पॉलन ग्रेन जो होता है वो 2 सेल स्टेज में बच्चों क्या होता है, सेड हो जाता है। अब आप देखिए यहां पर, अब यहां पर हम लोग ये बात करेंगे कि जो पॉलन ग्रेन है, पॉलन ग्रेन है बच्चों, ये इसका जो इफेक्ट होता है वो क्या होता है ह्यूमन बीइंग में या इकोसिस्टम में, इन्वायरमेंट में, इसका क्या रोल होता है, यहां पर हम लोग अब बात करने जा रहे हैं। तो याद रखिए जो पॉलन ग्रेन की बहुत सी स्पीसीज बच्चों क्या करते हैं, बहुत सी एलर्जी क्रिएट करती है। अब इसके अलावा जो ब्रोंकल अफेक्शन होता है, यानी कि ब्रोंकाई में जो भी प्रॉब्लम क्रिएट होती है वो कहीं ना कहीं इसका जो सीधा इफेक्ट होता है किसके थ्रू होता है, पॉलन ग्रेन्स के थ्रू होता है। और साथ ही साथ बहुत सी ब्रोंकियल रिस्पिरेटरी डिसऑर्डर भी बच्चों पॉलन ग्रेन की वजह से फैलते हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम आता है, आप लोगों ने सुना होगा, अस्थमा का, ब्रोंकाइटिस का। ये सब ऐसे डिसऑर्डर्स है बच्चों जो कि पॉलन ग्रेन का क्या है, बैड इफेक्ट होता है। इसके दुष्परिणाम की वजह से, पॉलन ग्रेन की वजह से अस्थमा या ब्रोंकाइटिस जैसे डिसीजेस ह्यूमन बीइंग में क्या होती है बच्चों, जनरेट होती है। साथ ही साथ
अब आप देखिए ये तो इसका हुआ बैड इफेक्ट। अब इसका जो गुड इफेक्ट है बच्चों कि पॉलन ग्रेन जो होता है वो रिच न्यूट्रिएंट होता है, यानी कि इसमें काफ़ी पोषक तत्व पाए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज में पॉलन ग्रेन जो होता है टैबलेट के फॉर्म में और सिरप के फॉर्म में मार्केट में बच्चों मिलते हैं। और पॉलन ग्रेन जो होता है वो एथलीट्स और रेस जो हार्सेस होते हैं, रेस हार्सेस चलाने वाले होते हैं, वो इसका यूज़ करके अपने एनर्जी को काफ़ी कंज्यूम करते हैं, एनर्जी को बढ़ाते हैं और इसका यूज़ काफ़ी मात्रा में बच्चों करते हैं पॉलन ग्रेन्स का। अब देखिए यहाँ पर पॉलन ग्रेन को कैसे प्रिजर्व किया जाता है, इस पर भी हम लोग अब डिस्कस करेंगे बच्चों। मैं आपको बता दूं कि एसआरएस स्टडी पॉइंट का प्लेटफॉर्म में ये जो भी यहाँ पर डिस्कशन का पॉइंट हो, चाहे मैथ का हो, बायोलॉजी का हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, सारी चीज़ें बहुत सिस्टमेटिक आपको दी जाएंगी। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, इसको लाइक करिए, इस पर कमेंट करिए और हम सबको मोटिवेट करिए बच्चों। तो पॉलन ग्रेन, अब आइए हम लोग ये बात करते हैं कि इसको प्रिजर्व कैसे किया जाए। तो याद रखिए पॉलन ग्रेन को हम लोग लिक्विड नाइट्रोजन, जिसकी वैल्यू होती है -196 डिग्री सेल्सियस, उस पे पॉलन ग्रेन्स को स्टोर करते हैं और फिर आप याद रखिए कि काफ़ी ईयर्स तक, मतलब मेनी ईयर्स तक, बहुत वर्षों तक ये बच्चों क्या होती है प्रिजर्व रहती हैं। साथ ही साथ इसको हम लोग पॉलन बैंक में, सीड बैंक में, क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम में इसको स्टोर करने की प्रक्रिया को रखा जाता है और इसके थ्रू भी प्रिजर्वेशन की प्रक्रिया बच्चों होती है। अब आइए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसा कि लास्ट क्लासेस में हम लोगों ने एंथर के बारे में डिस्कस किया था, फिलामेंट के बारे में डिस्कस किया था, यानी कि मेल पार्ट पर डिस्कस किया था। अब हम लोग आते हैं किस पे, फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के बारे में अब हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो जो फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर जो होती है एक्चुअली वो क्या होती है बच्चों, पिस्टिल होती है। अब पिस्टिल के साथ साथ इसके बाद हम लोग दूसरे पॉइंट पर डिस्कस करेंगे जिसे ओव्यूल कहते हैं, और फिर बच्चों एम्ब्रियो के बारे में भी यहाँ पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए हम लोग एम्ब्रियो सैक की चर्चा करेंगे। तो अब आप देखिए पिस्टिल, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव जो स्ट्रक्चर होता है वो क्या है बच्चों, गाइनोसियम होता है। अब गाइनोसियम होता है तो इसका जो स्ट्रक्चर और रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के फॉर्म में जिसकी हम लोग स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, पिस्टिल बोलते हैं। और जो पिस्टिल होती है बच्चों, वो पिस्टिल के 3 पार्ट होते हैं, जिसमें पहला नाम आता है क्या है, स्टिग्मा नाम आता है, दूसरा नाम क्या आता है, स्टाइल आता है, और तीसरा नाम बच्चों आता है जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, ओवरी बोला जाता है। तो स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये इसके 3 पार्ट हो गए। तो स्टिग्मा जो होती है, स्टिग्मा ये क्या है बच्चों, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म होता है। ये क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है किसका, पॉलन ग्रेन्स का। स्टाइल जो होती है इलांगेटेड सिलेंडर होती है जो कि स्टिग्मा के जस्ट नीचे बच्चों पाई जाती है। स्टिग्मा है, स्टिग्मा के नीचे पाई गई। और जो बेसल बल्ज पार्ट होता है, बेसल आधार का जो उभरा हुआ भाग होता है बच्चों, वो क्या कहलाता है, वो ओवरी कहलाता है। अब आप देखिए, अब यहां पर गाइनोसियम, एक्चुअली गाइनोसियम जो होता है उसमें सिंगल पिस्टिल भी होती है और मोर देन 1 पिस्टिल भी होती है। तो जब सिंगल पिस्टिल होती है बच्चों तो उसको मोनोकार्पलरी बोला जाता है। मोनोकार्पलरी जब सिंगल पिस्टिल होती है, और जब मोर देन होती है तो उसे क्या बोलते हैं, मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी बोला जाता है। आप देखिए जब यही कौन, पिस्टिल अगर फ्यूज्ड है, पिस्टिल अगर फ्यूज्ड फॉर्म में है बच्चों, फ्यूज्ड फॉर्म में है, तो जब फ्यूज्ड फॉर्म में पिस्टिल होती है तो उसे बोलते हैं सिनकार्पस बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, सिनकार्पस बोला जाता है। और जब फ्री होते हैं,
फ्री फॉर्म में होते हैं पिस्टिल, तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों? एपोकार्पस बोला जाता है। एपोकार्पस बच्चों बोला जाता है। और मैं आपको फिर से बता दूं कि चाहे फ्यूज्ड फॉर्म में हो चाहे फ्री फॉर्म में हो, उसका जो बल्ज पार्ट होता है वो बल्ज पार्ट एक्चुअली क्या होता है? वही बल्ज पार्ट क्या कहलाता है? ओवरी कहलाता है। देखिए ये फ्यूज्ड फॉर्म, फ्यूज्ड कार्पल क्या कहलाएगा? सिनकार्पस। फ्री कार्पल्स क्या कहलाएंगे बच्चों? एपोकार्पस कहलाएंगे। तो सिनकार्पस में फ्यूज्ड कार्पल्स होंगे और एपोकार्पस में फ्री कार्पल्स बच्चों यहां पर हैं, जो कि स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको यहां पर देखने को मिल रहे हैं। अब देखिए आप, ये मल्टीकार्पल, एपोकार्पल, मोनोकार्पल, सिनकार्पस, ये सब स्ट्रक्चर के फॉर्म में आपको यहां पर दिखाई दे रहे हैं बच्चों। प्रॉपरली इसको आप लोग देख लें। फिर आगे देखिए, अब मेगास्पोरेंजियम जिसे ओव्यूल बोला गया। अब देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर बच्चों आपके सामने प्रस्तुत है। तो ओवरी के अंदर की जो ओवेरियन कैविटी होती है, ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए ये स्ट्रक्चर है, स्टिग्मेस्टाइल है, ये ओवरी है। तो अब ओवरी, ये मान लीजिए ओवरी है बच्चों, तो ओवरी का जो अंदर का स्ट्रक्चर है जिसे ओवेरियन कैविटी बोलते हैं, इसे क्या बोलते हैं? ओवेरियन कैविटी, यानी ओवरी की बाहरी कैविटी। तो ओवरी की जो बाहरी कैविटी होती है बच्चों वो क्या कहलाती है? उसे बोलते हैं लोक्यूल बोला जाता है। अब इस ओवेरियन कैविटी के अंदर ही बच्चों, ओवेरियन कैविटी के अंदर ही क्या पाया जाता है? प्लासेंटा पाया जाता है। प्लासेंटा, मान लीजिए ये आपका ओवेरियन कैविटी हो गई, ओवेरियन कैविटी हो गई, ठीक। अब ओवेरियन कैविटी के बाद अंदर का जो स्ट्रक्चर बच्चों होती है ये क्या है? ये प्लासेंटा कहलाया, ठीक। अब देखिए प्लासेंटा से, ये जो प्लासेंटा है ना बच्चों, इस प्लासेंटा से क्या निकलता है? मेगास्पोरेंजिया, मेगास्पोरेंजिया निकलता है बच्चों, ये मेगास्पोरेंजिया। तो ये कहां से निकला? ये निकला प्लासेंटा से। और ये जो मेगास्पोरेंजिया है बच्चों, इस मेगास्पोरेंजिया को ही क्या बोलते हैं हम लोग? ओव्यूल बोलते हैं। तो ओवरी में नंबर ऑफ ओव्यूल्स जो होते हैं बच्चों वो एक भी हो सकते हैं और कई भी हो सकते हैं। तो याद रखिए ओवरी में जो नंबर ऑफ ओव्यूल्स होते हैं अगर एक है, तो एक में बच्चों अगर संज्ञा ओव्यूल की एक है तो इसका जो एग्जाम्पल होगा वो व्हीट होगा बच्चों, पैडी धान होगा बच्चों, और मैंगो होगा। अगर एक से ज्यादा है बच्चों ओव्यूल की संख्या, मोर देन है, तो इसमें पपाया होगा बच्चों, वाटर होगा, वाटरमेलन होगा, और चिट्स होगी। ये सब जब संख्या ओव्यूल की ओवरी में एक से ज़्यादा होती है तो ये एग्जाम्पल होते हैं बच्चों, और जब संख्या एक होती है तो व्हीट, पैडी और मैंगो जैसे एग्जाम्पल्स आपके सामने आते हैं। अब देखिए आगे, अब ओव्यूल, एक्चुअली ओवरी में ओव्यूल की पोजीशन और इसका अटैचमेंट कहाँ होता है, इस पर स्ट्रक्चर के माध्यम से हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ओव्यूल एक्चुअली सबसे पहले याद रखिए, ओव्यूल जो होता है एक स्मॉल स्ट्रक्चर होता है,
और ये प्लासेंटा से एक स्टाक होता है जिसको फ्यूनिकल बोलते हैं। फ्यूनिकल, प्लासेंटा से बच्चों फ्यूनिकल, ओव्यूल, प्लासेंटा, ये फ्यूनिकल है देखिए। तो प्लासेंटा से फ्यूनिकल के माध्यम से बच्चों ये ओव्यूल क्या होता है, अटैच होता है। तो फ्यूनिकल क्या होता है, एक माध्यम होता है, प्लासेंटा से जुड़ा होता है और उसी से ओव्यूल क्या होता है बच्चों, जुड़ा होता है। अब देखिए इसके बाद ओव्यूल जो होता है, ओव्यूल की बॉडी जो है फ्यूनिकल से अटैच होती है, तो वो जो रीजन होता है उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम बोला जाता है। फ्यूनिकल प्लासेंटा से के थ्रू ओव्यूल से जुड़ा होता है, तो उसके बीच जो रीजन आता है उस रीजन को क्या बोलते हैं बच्चों, हाइलम बोलते हैं। इस तरीके से हाइलम एक्चुअली क्या है, हाइलम एक जंक्शन होता है किसके बीच में, ओव्यूल और फ्यूनिकल के बीच में। ये जंक्शन है हाइलम किसके बीच में, ओव्यूल बच्चों और फ्यूनिकल के बीच का एक जंक्शन होता है। अब आइए, अब हम लोग यहां पर एमएमसी की बात करेंगे। तो एमएमसी एक्चुअली क्या है, एमएमसी एक बच्चों ये एक लार्ज सेल है। क्या है ये, लार्ज सेल है जिसमें क्या क्या पाया जाता है, डेंस साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म और एक न्यूक्लियस पाया जाता है। तो डेंस साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस का ग्रुप, समूह क्या कहलाता है, एमएमसी कहलाता है। और जब एमएमसी में मियोटिक डिवीजन होता है बच्चों, मियोटिक डिवीजन होता है, तो मियोटिक डिवीजन से किसका फॉर्मेशन होता है, 4 मेगा स्पोर का बच्चों फॉर्मेशन होता है। अब देखिए जो यहां पर हम लोग बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की, तो फीमेल गैमेटोफाइट बच्चों क्या है कि फ्लावरिंग प्लांट में जब मेगास्पोर फंक्शनल होता है और 3 जनरेट होते हैं, डीजनरेट होते हैं बच्चों। एक मेगास्पोर फंक्शनल है और 3 क्या है, डीजनरेट है। तो जो हम लोगों ने एमएमसी की बात किया था, मेगास्पोर मदर सेल की बात किया था, एमएमसी मेगास्पोर मदर सेल की बात किया था, तो उसमें 4 सेल्स का क्या हुआ था, फॉर्मेशन हुआ था बच्चों। उसी 4 सेल में से एक मेगास्पोर क्या है, फंक्शनल है, और 3 क्या है, डीजनरेट है, यानी कि वो काम नहीं करेंगे, डीजनरेशन उनका हो गया। तो जो फंक्शनल होता है बच्चों, जो फंक्शनल होता है वही किसका फॉर्मेशन करता है, वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन बच्चों करता है। यानी कि 4 एमएमसी ने मियोटिक डिवीजन के थ्रू किया 4, तो 4 में बच्चों एक तो फंक्शनल था और 3 डीजनरेट हो गए। तो ये जो एक है ये किसका फॉर्मेशन करता है, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन करता है। किसका बच्चों, एम्ब्रियो सैक का, और वही क्या है, फीमेल गैमेटोफाइट है। तो जो सिंगल आप, तो इस तरीके से आप ये कह सकते हो कि जो एम्ब्रियो सैक का मेथड फॉर्मेशन है सिंगल मेगास्पोर से, उसी को क्या बोला जाता है, मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। यही वर्ड, इसको दूसरे वर्डों में बोल सकते हैं मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। आप यहां पर स्ट्रक्चर को देखिए, 1 2 3 4, तो ये टेट्राड हो गया, 4 हो गए टेट्राड, जिसमें एक फंक्शनल और 3 डीजनरेट। और वही जो एक फंक्शनल होता है बच्चों, वही मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहलाता है, और एक तरह से वो फीमेल गैमेटोफाइट का फॉर्मेशन करता है बच्चों, और उसी को क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो सैक बोला जाता है। आगे देखिए, अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे ये जो मेगास्पोर का फॉर्मेशन हो गया, इसमें क्या हुआ कि जो बच्चों मेगास्पोर जो है उसका जो ये न्यूक्लियस है,
वो माइटोटिकली बच्चों किसमें क्या करेगा, अपोजिट फॉर्म में बच्चों, अपोजिट माइटोटिकली 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है। तो जब 2 न्यूक्लियाई का फॉर्मेशन करता है तो वो 2 न्यूक्लियाई अपोजिट पोल्स में बच्चों जाते हैं, अपोजिट पोल्स में जाते हैं, और 2 न्यूक्लियोट एम्ब्रियो सैक का बच्चों फॉर्मेशन करते हैं। अब यही 2 सीक्वेंसली फिर माइटोटिक डिवीजन करेंगे तो क्या होगा, फिर 2 से क्या बन गए, 4 बन गए, 4 न्यूक्लिएट की स्ट्रक्चर बन गया। अब 4 जब फिर माइटोटिक डिवीजन करेंगे बच्चों, तो 4 जब माइटोटिक डिवीजन करेंगे बच्चों, तो जो माइटोटिक डिवीजन होता है एक्चुअली इसमें फ्री न्यूक्लियर होता है। अब वो न्यूक्लियर डिवीजन जो होता है वो सेल वॉल के फॉर्मेशन को इमीडिएट फॉर्मेट कर देती है, यानी उसका फॉर्मेशन शुरू हो जाता है। तो जब 8 न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बाई स्टेज आ गई तो जो सेल वॉल होती है बच्चों वो सेल वॉल लेट डाउन हो गई। तो जब सेल वॉल लेट डाउन हो गई फिर क्या हुआ, सेल के लेट डाउन के बाद क्या हुआ कि जो फीमेल गैमेटोफाइट का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है या एम्ब्रियो सैक होता है वो लीड करता है बच्चों। अब देखिए यहाँ पर लीड के बाद क्या हुआ, लीड के बाद क्या हुआ यहाँ पर कि यहाँ पर देखिए 2 हुआ, फिर यहाँ पर देखिए सीधे सीधे 4 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई, फिर 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई बच्चों। अब ये जो 8 न्यूक्लिएट स्टेज आ गई तो 8 के बाद क्या हुआ कि अब यहाँ पर 3 सिनर्जिस्ट के फॉर्म में चले गए, 3 नीचे एंटीपोडल के फॉर्म में चले गए, और 2 यहाँ पर सेंट्रल स्टेज में बच्चों यानी सेंट्रल सेल में आ गए। फिर तो 6 ऑफ 8 न्यूक्लियाई जो होते हैं बच्चों सेल वॉल के द्वारा सराउंडेड हो गए और सेल का ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने किया। तो अब यहां पर देखिए जो 2 न्यूक्लियाई फॉर्म में यहां पर बचे थे इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला गया, इन्हें क्या बोला गया, पोलर न्यूक्लियाई बोला गया। अब इसके बाद ऊपर का जो इंड था 3 उसे एंटीपोडल्स बोला गया और इसके जो इंड को चलाजल इंड बोला गया बच्चों, और नीचे जो सिनर्जिड्स थे बच्चों, सिनर्जिड्स 3 जो थे तो एक पोर्शन तो हो गया एक वाला फॉर्म और दूसरा इसकी जो सहायक कोशिकाएं थी सिनर्जिड्स कहलाई, और नीचे वाला जो पार्ट था इसे फिलीफॉर्म एपार्ट्स बोला गया, और इसका जो एंडिंग पोर्शन होता है बच्चों उसको क्या बोला गया, माइक्रोपाइलर एंड बोला गया। देखिए तो इस तरीके से आपने ये देखा कि माइक्रोपाइलर एंड में एक तो एक हो गया और उसके जो हेल्पर सेल्स हुई उसको सिनर्जिड्स बोला गया, ये पोर्शन हो गया। अब देखिए इसके बाद सिनर्जिड्स में क्या हुआ, स्पेशल सेलुलर थिकनिंग पाई गई, जैसे क्या बोला गया बच्चों, फिलीफॉर्म एपरेटस बोला गया। और जो चलाजल एंड में सेल्स 3 पाई गई थी उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये एंटीपोडल सेल्स कहलाई, और लार्ज सेंट्रल में जो 2 सेल यहां पर पाए गए इन्हें क्या बोला गया, इन्हें पोलर न्यूक्लियाई बोला गया और इसके सेल को सेंट्रल सेल बोला गया। इस तरीके से किसी भी एंजियोस्पर्म में बच्चों, एंजियोस्पर्म मतलब एंजियोस्पर्म के एम्ब्रियो सैक में मैच्योरिटी स्टेज में 8 न्यूक्लिएट और 7 सेल बच्चों पाई जाती है। और इस तरीके से आज हम लोगों ने फीमेल गैमेटोफाइट का यहाँ पर स्टडी किया। उम्मीद है कि आपको ये सारे टॉपिक्स आज क्लियर होंगे। आगे हम लोग इसी का नेक्स्ट टॉपिक बच्चों ले करके आएंगे। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।